नमस्कार, मैं शाइस्ता और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस नचिकेता गुरुकुलम में। आप जो भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 71वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपनी 71वीं बीपीएससी की तैयारी जो है सही दिशा में कर जाएं। आपको अपना इंट्रोडक्शन देना भी जरूरी है क्योंकि ये पहली क्लास है। मेरा नाम शाइस्ता हुआ और मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर दोनों हिस्ट्री में किया है। इसके अलावा मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ और मैंने बीपीएससी का पीटी मेंस दिया हुआ है, तो मुझे आइडिया है, मुझे मालूम है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाऊं। तो आप कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि क्लासेस हो रही हैं नचिकेता गुरुकुलम में, जहां पर पॉलिटी की क्लास दी जा रही है, हिस्ट्री की क्लास दी जा रही है और भी कई क्लासेस हो रही हैं 71वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर। तो आप कोशिश करिए कि इस क्लास से जुड़े। अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट की इतिहास जो है आपके बीपीएससी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप देख लें इतिहास से अगर जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, लगभग 30 से 35 के बीच में क्वेश्चंस आते हैं। 41, 38, 32, 35, 33, तो मतलब इतने तो हैं कि 35 से 40 के बीच में, और अगर बहुत कम हुआ तो 30 तक जो है आपके क्वेश्चंस जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि बिहार में अगर आप देखें तो हिस्ट्री, करेंट और जो आपका साइंस है ये आपको बहुत लीड दिलवाता है। तो ये यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। इसे आप जो है मिनिमाइज करके नहीं चल सकते हैं, इसे आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि एक नंबर से आप एंट्री लेते हैं और एक नंबर से आप एग्जिट भी कर जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपनी हिस्ट्री की तैयारी के लिए नचिकेता गुरुकुलम में जुड़ें। ये 70वीं बीपीएससी का है। अगर आप देखिए हिस्ट्री से यहाँ पे 22 और बिहार स्पेशल में भी कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हमेशा होते हैं। तो अगर आप देखें तो लगभग 30-35 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए आप कोशिश करें कि यहाँ पर मेरे साथ जुड़ें। रही बात मेरी, मैंने जो आपके लिए प्लान किया है वो ये कि मैं आपको मॉडर्न इंडिया से बिहार के का जो एग्जामिनेशन है आपका 71वीं बीपीएससी, उसकी यहाँ पर तैयारी करवाऊंगे। कारण ये है क्योंकि आपको मॉडर्न इंडिया की कुछ समझ भी है और आपके लिए आसान भी है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ रटने से एग्जामिनेशन नहीं निकलता। अगर आप पीटी निकाल भी लिए तो आपको मेंस में दिक्कत होगी। तो कोशिश कीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आप अपनी तैयारी को दिशा दें। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो रटने का बोझ कम हो जाएगा, और रटने का बोझ अगर कम हो गया तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और आपको सब्जेक्ट में मजा भी आएगा क्योंकि वो बोरिंग नहीं लगेगा। इतिहास का जो देखिए बिहार में जहां से क्वेश्चन आते हैं उसे आप 4 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। आप देख रहे होंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और बिहार का इतिहास। इन सभी को मिला के ही लगभग 30 से 35 और कई बार जो है 37-38 तक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब रही बात मेरी कि मैं आपको यहाँ पर मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत की तैयारी कैसे करवाऊंगी, तो ये मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। आप इस चार्ट को देखिए और आपको समझ में आएगा कि मैडम जो है आपको किस दिशा में आगे ले जाएंगे। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूटे नहीं, और साथ ही जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना छूटे, और साथ ही आपकी तैयारी भी सही दिशा में हो। आप जब एग्जामिनेशन में बैठे तो आप कहें कि जी मैडम बहुत फायदा हुआ नचिकेता गुरुकुलम में जुड़कर, यहाँ पर तैयारी कर कर, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप जुड़े मुझसे। पहला मैंने इसे 3 पार्ट में बांटा है स्टूडेंट। आप देख रहे होंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, है ना। जो पहला पार्ट है वो बेसिकली फोकस है कि किस तरह से मध्यकालीन भारत का अंत हो रहा है और आधुनिक भारत जो है उसका आरंभ हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई एक दिन की घटना होती है, ये प्रोसेस होता है। किसी भी चीज का पतन या उद्भव एक प्रोसेस है। यानी कि जब पतन हो रहा है तो बहुत सारे जो मेन पावर है वो डिक्लाइन हो गए, यानी मुगल जो है, जो इनका शासन है, उनका पावर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, उनकी स्थिति खराब होते जाएगी। और उसके पैरेलल में जो है कई सारी शक्तियां भी उभरेंगी। जैसे कि हम देखते हैं जब मुगल भारत में कमजोर हो रहे थे तो मराठा उठ रहे थे, एक तरफ सिख उठ रहे थे और दूसरी तरफ कई सारी यूरोपियन कंपनियां भी थी। खासकर उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम प्रमुख है, जो बाद में भारत में अपना सत्ता जो है स्थापित करती हैं और भारत उनका उपनिवेश बनता है। तो अगर आप देखिए पहला जो सेक्शन है बेसिकली इसी पर फोकस है कि किस तरह से मुगलों का जब डिक्लाइन हो रहा है तो उस समय औरंगजेब की मृत्यु के बाद, यानी कि 1707 से लेकर के 1862 कहे या 1857 तक, लगभग इन 1.5 सालों में
कई सारे शासक बनते हैं जो कि बहुत कमजोर थे और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं थी और वो एक तरह से कठपुतली शासक थे, जिसके कारण वह चीजों पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए। यही कारण है कि हम देखते हैं कई सारी यूरोपियन कंपनी आती हैं और इन यूरोपियन कंपनी में एक खुद की भी प्रतिस्पर्धा थी, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डच के साथ लड़ रही है, डच पुर्तगीज के साथ लड़ रहे हैं, बाद में डेन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी चीजें देके चले जा रहे हैं। तो इनमें खुद की क्या है, अपनी एक प्रतिस्पर्धा है। क्यों? क्योंकि इस समय जो है शासक कमजोर है, कोई इंटरफेयर कर नहीं रहा है और एक तरह से कठपुतली शासक है ना। तो आप देखेंगे इस टाइम उत्तरवर्ती मुगल काल में क्या होता है, मुगल जो है कमजोर हो रहे हैं। इसी समय कई सारे जो है स्वायत्त राज्य यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं वह उभर रहे हैं, जैसे कि अवध, हैदराबाद, पंजाब, आपका मैसूर, ये कई सारे स्टेट उभर रहे हैं। और इनका साथ ही क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भिड़ंत भी होता है कई जगह पर, जैसे कि मैसूर के केस में देखें, पंजाब के केस में देखें, तो वहां पर अंग्रेज जो है इन स्टेट्स के साथ उलझते भी हैं। अवध में भी देख लें आप, तो कई सारे स्टेट्स में ये उलझते भी हैं और किस तरह से वो पावर गेन करते हैं और किस तरह से वह भारत की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की प्रमुख शक्ति बन जाती है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप देख लीजिए, यूरोपीय वाणिज्यिक कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे, क्योंकि बंगाल में क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ, और इसके बाद ही ईस्ट इंडिया कंपनी की दावेदारी क्या हो गई, बहुत मजबूत हो गई, क्योंकि अब उसके कोई प्रतिद्वंदी नहीं थे। तो ये पहले फेज में आपको एक तरह से समझना है और सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी आपको जानना है, और इसके साथ ही आपकी पढ़ाई आगे की दिशा में जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड फेज ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो है जब भारत में हावी हो गए, उन्होंने भारत के पावर को ले लिया, भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, तो उन्होंने भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और बहुत सारी चीजों को कैसे जो है प्रभावित किया, क्योंकि वो प्रभाव तो होगा ही होगा। तो हम देखेंगे कि उनका अर्थव्यवस्था पर भारत के क्या प्रभाव पड़ा। ये आपका एक टॉपिक ही है जिसमें आप रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और इस तरह की चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। अस्थाई बंदोबस्त, इन सबको भारत में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश को भी लेके आए, और इससे जो है क्या चेंजेस हुए हैं और किस तरह से उन्होंने इंप्लीमेंट किया अपने एजुकेशनल पॉलिसी को। कई सारे स्टेजेस हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर बात होगी। भारतीय समाचार पत्रों का क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानेंगे। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पर करेंगे स्टूडेंट। इसके साथ ही आप देख सकते हैं 1857 का विद्रोह हो गया और 19वीं शताब्दी का सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो आपका तीसरा सेक्शन है उसमें हम लोग बेसिकली राष्ट्रीय आंदोलन और जो किसान विद्रोह होते हैं, भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ उनके इसमें अंग्रेजों के अंडर में, और कौन से गवर्नर जनरल और वाइसराय आए, उनके टाइम पे क्या प्रमुख चीजें हुई, उन सब के बारे में डिटेल जानेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, नचिकेता गुरुकुलम को क्या करना है, आप लोगों को इसे सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए इस पे, है ना, ताकि आपकी क्लास जो है हमेशा चलती रहे और आप सीख सके और अपना परफॉर्मेंस जो है 71वीं बीपीएससी में बहुत अच्छा करें। अब हम बात करते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक की। मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है स्टूडेंट, तो उसके जो बेटे थे मुअज्जम, आजम और कामबख्श, इनके बीच में लड़ाई होती है। एक लड़ाई होती है, उसका नाम था जौजा का युद्ध भी बोलते हैं और जौजाऊ का युद्ध भी बोलते हैं, जो कि 1707 में लड़ा गया। किसके? औरंगजेब के बेटों के बीच में। ये थे बहादुर शाह, मुअज्जम कह लीजिए, आजम और कामबख्श के बीच में, जिसमें मुअज्जम जो है सफल होता है और वह बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह आलम प्रथम के नाम से शासक बनता है। जब यह शासक बनता है स्टूडेंट, तो इसने अपनी पॉलिसी शांति प्रिय रखी और कोशिश किया कि यह अपने पिता की तरह यानी औरंगजेब की तरह जो राजपूत हैं, जो सिख हैं, इन सब से उलझे नहीं। और यही कारण है कि इसने संभाजी के पुत्र साहू को जो है मुगल कैद से आजाद किया। ये मुगल कैद में थे और इन्हें आजाद किया किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बहुत जमाने से, स्पेशली औरंगजेब के टाइम पर, तो सिख और मुगलों के बीच में एक बहुत बड़ा टेंशन हो जाता है
और इसी टेंशन के कारण जो है सिख और मुगल की कभी बनती ही नहीं थी लगभग। लेकिन इसने जो है अपनी पॉलिसी में चेंज किया और इसने सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को सम्मान दिया स्टूडेंट, ठीक ना। और उन्हें क्या दिया, मनसब, जो कि ओहदा होता था मुगलों के टाइम पे 400-500 का मनसब, इन्हें मनसब दिया और इसके साथ ही खिल्लत दिया। खिल्लत का मतलब होता है सम्मान देना, है ना, एक पोशाक होता है जो शाही पोशाक होता है, तो उनका रिस्पेक्ट किया इसने। और ये 1712 में इसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि यह जो है एक तो इसकी एज भी थी, 62-65 साल का था ये जब शासक बना था स्टूडेंट। और जब यह कहाँ गया, पंजाब के रीजन में गया, बंदा बहादुर का पीछा कर रहा था, उसी टाइम पे इसकी मृत्यु हो गई। एक बड़े हिस्टोरियन है, इनका नाम है खफी खां। खफी खां कहते हैं कि यह क्या है, यह बहुत ही शाही बेखबर की तरह रहा, मतलब इसको ज्यादा लेना देना नहीं था और यह उसी तरह से चलता था। तो ये मामला किसका है, बहादुर शाह प्रथम का है स्टूडेंट, इसे आपको याद रखना है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना और उसने कैसे पॉलिसी चेंज की मराठा के साथ चाहे सिख के साथ, ये सारी चीजें आपने जान ली। लेकिन हम देखते हैं बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है सत्ता के लिए असली संघर्ष जो है बहादुर शाह के टाइम पे भी हुआ था, लेकिन अब जो है जो सत्ता का संघर्ष होगा जहांदार शाह से, उसमें जो मुगल कोर्ट के जो इंपरर हैं, जो मुगल कोर्ट के जो अमीर हैं, है ना। देखिए, डेमोक्रेसी से पहले एक व्यवस्था थी जिसे राजतंत्र कहा जाता है। राजा है तो राजा का कोर्ट भी है और उस कोर्ट में बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उन्हीं को मुगलों के टाइम पे अमीर कहा जाता था। ये अमीर जो है इन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उत्तरवर्ती मुगल काल में। इन्होंने जो है भूमिका ऐसी निभाई कि यह किंग मेकर के रूप में उभर गए, यानी कि यह शासक बना सकते थे। तो आप देखिएगा जहांदार शाह के टाइम पर इसका एक अमीर था, इसका नाम क्या था, जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान जो है उसके सहयोग से ही जहांदार शाह सफल रहा अपने भाइयों से लड़ाई झगड़ा करके शासक बनने में। और जब ये शासक बन गया तो जाहिर सी बात है कि उस अमीर को यह क्या देगा, बेनिफिट देगा। तो इसने जो है जुल्फिकार खान को क्या बना दिया, वजीर बना दिया स्टूडेंट। तो जब इसने इसे वजीर बना दिया तो इसने कुछ अपने पॉलिसी में बड़ा चेंज भी किया। और इसने, क्योंकि मुगलों का जो राजकोष था वो बहुत खाली हो रहा था, तो इसने कहा कि हम क्या करते हैं, रेवेन्यू के लिए भूमि को ठेके पर देते हैं। और इसने भूमि को ठेके पर देना शुरू किया और इसे ही हम कहते हैं इजारा व्यवस्था। आपसे पूछ सकता है कि मुगलों के टाइम पे किसने जो है इजारा व्यवस्था को बढ़ावा दिया, तो ये कौन था, जहांदार शाह के टाइम पे जुल्फिकार खान। ओके, इसके अलावा देखिए इसने जो है राजपूत के संदर्भ में भी इसने भी अपनी पॉलिसी थोड़ी चेंज की और इसने जो है आमेर के राजा सवाई जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी। किसने दी, जहांदार शाह ने दी। उन्हें मिर्जा की उपाधि दी और साथ ही उन्हें मालवा का सूबेदार भी बनाया। इसी तरह इसने दूसरी तरफ जो है मारवाड़ के जो राजा थे, जिनका नाम मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, जिसकी औरंगजेब से नहीं जमती थी, उसे भी इसने जो है महाराजा की उपाधि दी और साथ ही गुजरात का सूबेदार बनाया। और इसके साथ ही हम देखते हैं स्टूडेंट, इसने एक बड़ा चेंज किया। वह चेंज यह था कि इसने, एक मिनट रुकिएगा, इसने एक बड़ा चेंज जो किया वह यह था स्टूडेंट कि जो मराठा के साथ मुगलों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, आपको मालूम है, वह सरदेश मुखी और चौथ को लेकर चल रहा था। मराठा ये क्लेम करते थे कि वह उस जगह के क्या हैं, प्रधान हैं, वह लोगों को सुरक्षा देते हैं, इस नाते वह सरदेश मुखी वसूल करने के अधिकारी हैं। चौथ उनका एक टैक्स था, तो इसी को लेकर के जब वो कलेक्ट करते थे, इसी के कारण जो है मराठा और मुगलों में टेंशन था। लेकिन जहांदार शाह ने इसमें एक चेंज किया। उसने कहा कि ठीक है, चौथ और सरदेश मुखी आपको मिलेगा, लेकिन इसकी वसूली जो है, इसकी जो उगाही है, वह कौन करेंगे, मुगल करेंगे। यानी मुगल ऑफिसर्स जो हैं, मुगल लोग जो हैं, वह लोग इसकी उगाही करेंगे, लेंगे और इसे आपको दे देंगे, इसने कहा।
तो ये जहांदार शाह के टाइम की बातें हैं। इसे जो है लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, आप देख रहे होंगे, लंपट मूर्ख भी कहा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि इसकी कोई बहुत ज्यादा चलती नहीं है, यह अमीर के सहयोग से आया और उन्हीं की बातों को मानता है और बहुत ही मतलब इसको कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा जाता है। जहांदार शाह के बाद हम देखते हैं, जहांदार शाह सिर्फ 1 साल के लिए शासक बना और इसकी हत्या करवा दी गई। इसकी हत्या करवाने में सैयद बंधु, ये जो सैयद बंधु हैं, इनकी भूमिका रही, जो कि क्या थे, यह भी अमीर थे यानी ऑफिसर्स थे, और इन्होंने जहांदार शाह को मरवाकर फर्रुख सियर को गद्दी पर बैठाया और यह जो है 1713 से लेकर के 1719 तक गद्दी पर बैठा। स्टूडेंट, सैयद बंधु जो थे ये 2 भाई थे, इनका नाम था अब्दुल्ला खां और दूसरे का नाम था हुसैन अली खां। अब्दुल्ला खां को इसने वजीर बनाया फर्रुख सियर ने बाद में, और हुसैन अली खां को मीर बख्शी यानी कि सेना का प्रधान बना दिया। स्टूडेंट, तो यह एक तरह से क्या हो गए, यह किंग मेकर की भूमिका में आ गया। अब देखिए, अब जो शासक बनेगा उसमें क्या होगा, उसमें हम देखते हैं सैयद बंधुओं की भूमिका बड़ी बढ़ चढ़ जाएगी, क्योंकि अगर इन्हें कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो ये शासक को हटाते हैं, अमीर मार देते हैं, फिर नया शासक बनाते हैं। ये पैटर्न चलता है जब तक कि मुगलों का डिक्लाइन नहीं होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर हुई होंगी आपकी। अब हम जानेंगे फर्रुख सियर के बारे में कि फर्रुख सियर के टाइम पर क्या क्या चीजें हुई थी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर किया कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोग जब लाइक वगैरह करेंगे तभी हम लोग भी क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। क्लास का आपका पैसा लग नहीं रहा है, फ्री क्लासेस हैं और हम चाहते हैं इस दिशा में कि कोई भी स्टूडेंट जो है वो उपेक्षित ना हो, है ना, वो चूक ना जाए, इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं या फिर वो बड़े महंगे कोर्सेज नहीं ले सकते थे। तो यहाँ पे आपको फ्री क्लासेस दी जा रही है, तो आप कोशिश क्या करें कि यहाँ पे जुड़ जाए, जुड़ेंगे तो आपको फायदा होगा इससे, है ना। अब हम देखते हैं फर्रुख सियर के टाइम पर क्या होता है। सैयद बंधु जो है, मैंने बताया अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, एक तो वजीर बन गया और दूसरा मीर बख्शी बन गया, लेकिन इन्होंने जो है फर्रुख सियर फर्रुख सियर के टाइम पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं उसमें यह था कि इसी के टाइम पे स्टूडेंट बंदा बहादुर जो कि क्या थे, सिख नेता थे, उनको दिल्ली लाया जाता है और उनकी हत्या करवा दी जाती है उनके बेटों के साथ, है ना। तो ये एक ही आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंदा बहादुर की हत्या किसके समय करवाएगी, यह फर्रुख सियर के टाइम पर करवाई गई थी। और हम देखते हैं चूंकि फर्रुख सियर भी बहुत डिस्टर्ब था सैयद बंधुओं के इंटरफेरेंस से, लगातार वह हस्तक्षेप कर रहे थे उसके शासन में, तो इसीलिए उसने षड्यंत्र करना कुछ शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके इस षड्यंत्र की हवा किन्हें लग गई, सैयद बंधुओं को लग गई। और यही कारण है कि सैयद बंधुओं ने 1719 में, स्पेशली इसका नाम था हुसैन अली खान, इसने क्या किया स्टूडेंट, इसने एक संधि किया। ये संधि किसके साथ किया इसने बालाजी विश्वनाथ के साथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ जो है इसने संधि की। ये क्या थे, यह मराठा पेशवा थे। इनके साथ संधि किस बात की गई, इसने कहा कि अगर हम लोग दिल्ली में सत्ता परिवर्तन करेंगे तो आप हमें क्या करेंगे, आप हमें सहयोग देंगे, है ना। तो ये जो है ये ट्रीटी कब होती है, मराठा और सैयद बंधु हुसैन अली खां के बीच में 1719 में होती है। और इसके बदले सैयद बंधु ने कहा इसके बदले हम, अगर आप हमें सहयोग करेंगे तो हम भी तो कुछ देंगे, तो हम आपको बहुत सारा क्या देंगे, रियायत देंगे, है ना, छूट देंगे। लेकिन होता क्या है इसके समय, एक चीज और हम देखते हैं स्टूडेंट, फर्रुख सियर को इन सब चीजों के बारे में पता चल रही थी, चीजें पता चल रही थी कि हाँ ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो इससे पहले की बात समझ पाता, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से
फर्रुखसियर को भी क्या कर दिया, गद्दी से हटा दिया और इसकी हत्या करवा दी गई। कौन, यही सैयद ब्रदर्स जो हैं। और इन्होंने जो है इसके बाद कई सारे लोगों को शासक बनाया। खासकर सैयद बंधु ने रफीउद्दौला और रफीउद्दर्जात को, उद्दौला और रफी दर्जात को जो है इन्होंने शासक बनाया, जो फर्रुखसियर के बाद बैठते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम समय, कुछ महीनों के लिए बने थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो ये जो रफीउद्दौला है आपको, यह शाह आलम द्वितीय के नाम से जो है शासक बना था। स्टूडेंट अगर आपसे पूछ दिया जाए, शाह आलम नहीं, शाहजहां द्वितीय के नाम से यह शासक बना था। बहुत छोटे टाइम के लिए बना था कि वही ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। शाहजहां द्वितीय के नाम से यह शासक बना था, लेकिन इन दोनों की तबीयत खराब हो गई और इनकी जो है मौत हो गई। उसके बाद सैयद बंधुओं ने कोशिश किया कि अब क्या किया जाए। उन्होंने उसी मुगल घराने से, यानी कि रफी शान के कुछ लड़के थे, उन्हीं में से रोशन अख्तर को चुना। और रोशन अख्तर जो है, रोशन अख्तर नेक्स्ट एम्परर बनता है मोहम्मद शाह के नाम से। मोहम्मद शाह के नाम से बनता है 1719 से लेकर के 1748 तक। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसे भी किसने बनाया, इसे भी सैयद बंधुओं ने बनाया था। तो आप देख रहे हैं कि एक तरह से क्या है, यह जो है किंग मेकर की भूमिका कौन अदा कर रहा है, सैयद बंधु अदा कर रहे हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और इसे फर्रुखसियर को कई बार, क्योंकि इसने अपने भाइयों की हत्या करवाई थी, तो इसको क्या कहते हैं, घृणित कायर भी कहा जाता है। स्टूडेंट इसकी एक उपाधि दी जाती है, किसे, फर्रुखसियर को। तो ये सारा पैटर्न था जो आपको समझना था। फर्रुखसियर तक आपने जान लिया। अब हम जाएंगे मोहम्मद शाह के पास, है ना, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह 1700 इसके समय क्या होता है कि जो मोहम्मद रोशन अख्तर है, जो कि मोहम्मद शाह के नाम से शासक बना है, वह बहुत परेशान हो जाता है सैयद बंधुओं के इंटरफेरेंस के कारण। इसलिए उसने एक अलग एक नया अमीर जो था उसको इसने प्रमोट करना शुरू किया और उसका नाम था निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क, है ना, जिसको चिन किलिच खां भी बोला जाता है, हाँ भी कहा जाता है। इसके सहयोग से ही इसने क्या किया, सहयोग से इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवा दी। यानी आपसे पूछा जा सकता है सैयद बंधु की हत्या कब हुई, मोहम्मद शाह के रीजन में, किसके सहयोग से हुई, निजामुल मुल्क। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। जब निजामुल मुल्क ने इन्हें हटा दिया तो निजामुल मुल्क को क्या बना दिया, इसने वजीर बना दिया। लेकिन वजीर बनने के बाद भी जो है कोर्ट का जो माहौल था वो बहुत खराब हो चुका था, लगातार षड्यंत्र चलते रहते थे, तो ये बड़ा तंग आ गया। और इसे ऑलरेडी जो है फर्रुखसियर ने दक्कन में 6 सूबों की सुविधाएं दे रखी थी। तो इसने कहा कि भाई 1722 में इसे वजीर बनाया गया और 1724 में यह दक्कन चला गया। दक्कन जाकर इसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की। ये था आपका निजामुल मुल्क। ओके, मोहम्मद शाह के रीजन में एक चीज बड़ी ये होती है स्टूडेंट कि इस समय कई सारे जगह पर जो हम देखते हैं, बंगाल में मुर्शीद कुली खां, हैदराबाद में निजामुल मुल्क, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह, कई लोगों ने अपना स्वतंत्र जो है सत्ता स्थापित कर लिया था। और इसके समय, मोहम्मद शाह के समय एक बड़ी चीज ये हुई थी कि इसी के समय 1737 में बाजीराव प्रथम जो है दिल्ली के पार्श्व तक, यानी कि दिल्ली के पेरिफेरल एरिया तक पहुंचे थे और इन्होंने क्या किया था, शक्ति प्रदर्शन
किया था। ये एक तरह से मुगलों को दिखाना था कि हम चाहे मराठा तो हम दिल्ली पर भी अधिकार कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया नहीं, लेकिन वह दिल्ली के करीब आकर के उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था। और ये बात कब की है? यह बात थी 1737 की। मोहम्मद शाह के रीजन में और क्या हुआ? मोहम्मद शाह के रीजन में एक बड़ी चीज हुई थी, वह था 1739 में नादिर शाह का आक्रमण। नादिर शाह का आक्रमण होता है स्टूडेंट, और करनाल में युद्ध होता है। इसमें मोहम्मद शाह ने नेतृत्व किया था, और मोहम्मद शाह को इसने बंदी बना लिया। बाद में इसके जो मंत्री हैं निजामुल मुल्क और सदात खां बुरहानुल मुल्क, उनके कहने पर जो है नादिर शाह और इनके बीच में एक संधि हुई और कहा गया कि आप ऐसा पैसा वैसा लेकर के जाइए। लेकिन नादिर शाह क्या करता है? नादिर शाह फिर दिल्ली आता है। दिल्ली आता है फरवरी में, और इसने यहाँ पे बहुत कत्लेआम बचाया। लगभग 20,000 लोग लगभग मारे गए स्टूडेंट यहाँ पर दिल्ली में। और जब यह दिल्ली से गया तो इसने भारत की बहुत कुछ महत्वपूर्ण चीजें लेके ये चला गया, जैसे कि तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा और एक संगीत की पांडुलिपि मोहम्मद शाह ने तैयार करवाई थी फारसी में, उसे भी यह लेके गया। तो आपसे पूछ सकता है कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? 1739 में हुआ, मोहम्मद शाह के रीजन में ही, और यह तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर के यहां से चला गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो यहाँ से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद जो है मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह जो है, अहमद शाह शासक बनता है स्टूडेंट। और यह मोहम्मद शाह का क्या था? बेटा था। 1748 से लेकर 1754 तक जो है यह शासक रहा। और इसके समय जो बड़ी चीज हुई थी वह यह था कि इस समय जो है अब्दाली का आक्रमण हुआ था, अहमद शाह अब्दाली का। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। और इसके वैसे तो इसके पिता के रीजन में ही हुआ था 48 में, अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब में किया था, लेकिन यह उस टाइम पे कमांडर था अहमद शाह, तो इसने उसे विफल कर दिया था। लेकिन इसके रीजन में यानी 48 से 54 तक कई बार अहमद शाह अब्दाली के इसके समय पे क्या हुए, कई बार आक्रमण हुए भारत में। लेकिन इसे भी जो हम देखते हैं इसके टाइम पर जो है सफदर जंग, वजीर अगर बात करें तो सफदर जंग थे, जंग बने। इसके बाद इमादुल मुल्क जो है वजीर बना स्टूडेंट। सफदर जंग को कॉन्स्पिरेसी करके इमादुल मुल्क ने हटाया। बाद में इसी ने जो है इसकी हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? अहमद शाह की। अहमद शाह की हत्या कर दी। और अहमद शाह के बाद जो है हम देखते हैं आलमगीर द्वितीय को इसने क्या किया? शासक बनाया। आलमगीर द्वितीय को शासक बनाया। यह भी एक तरह से कठपुतली शासक था, जिसका समय है 1754 से लेकर 59 से लेकर मेरे ख्याल से 1759 से 54 से 59 के बीच में। 54 से 59 तक यह शासक रहता है। यह एक तरह से कठपुतली शासक था और कोई बहुत ज्यादा इसके बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप आ जाइए शाह आलम द्वितीय के बारे में। शाह आलम, इसको भी इसकी भी हत्या कर दी जाती है इमादुल मुल्क के द्वारा। शाह आलम द्वितीय जो है यह लंबे समय तक शासक रहा स्टूडेंट, 1759 से लेकर के 1806 तक। इसके समय क्या क्या चीजें होती हैं ये आप जानेंगे, लेकिन इसका नाम क्या था? इसका नाम था अली गौहर। आपसे क्वेश्चन पूछता है अली गौहर किसका नाम है? तो किसका नाम है? शाह आलम द्वितीय का नाम है अली गौहर।
क्योंकि इसने जो है 1764 में बक्सर के युद्ध में भाग लिया था। तो बक्सर के युद्ध में भाग लेने के बाद क्या होता है, इलाहाबाद की संधि, जिसके द्वारा इसको पेंशन देकर कहां भेज दिया जाता है, अवध भेज दिया जाता है। बाद में मराठा सिंधिया जो थे वह इसे लेकर के आते हैं और राजगद्दी पर बैठाते हैं। लेकिन इसके समय हम क्या देखते हैं, इसके बाद में हत्या हो जाती है। 1806 में इसकी हत्या हो जाती है स्टूडेंट। लेकिन इसके समय एक चीज और इंपॉर्टेंट हुई थी, वह था 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखना है। आलमगीर के बारे में कोई खास नहीं है, शाह आलम के बारे में है कि 64 में बक्सर के युद्ध में हार गया, इलाहाबाद की संधि करी, पेंशन मिला इसे, इसकी हत्या हो गई थी और इसका नाम अली गौहर था। और इसी के टाइम पे दिल्ली में क्या होता है, अंग्रेजी शासन की स्थापना की जाती है स्टूडेंट। शाह आलम की मृत्यु के बाद इसका ही जो पुत्र था उसका नाम था अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय। और इसकी जो अवधि है स्टूडेंट, यह जो है यह भी बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहा, लेकिन कोई बहुत खास इसका टाइम नहीं बीता। यह जो है 1806 से लेकर के 37 तक, 1806 से 37 तक जो है शासक रहा और अंग्रेजों के अंडर में शासक बनने वाला यह जो है पहला बादशाह था। आपको याद होना चाहिए कि इसके बारे में आपको एक ही पॉइंट याद रखनी है कि अकबर द्वितीय जो है अंग्रेजों के संरक्षण में, अंग्रेज संरक्षण में शासक बना। उसके बाद आ जाइए बहादुर शाह। यह लास्ट एम्परर है, द्वितीय कहिए। और यह जो है इनका, चूंकि ये शायरी लिखते थे तो इनको जफर के नाम से जाना जाता है। और इनके समय क्या होता है, 1857 का विद्रोह होता है। इसका नेतृत्व इन्होंने किया था और नेतृत्व करने के कारण ही इन्हें बंदी बनाकर कहां भेज दिया गया, रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां पर इनकी 1862 में मृत्यु हो गई। ओके, तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यह जफर नाम से क्या करते थे, शायरी करते थे। मैंने आपको ये सारी चीजें इसलिए बताई क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जैसे कि अंग्रेजों के संरक्षण में कौन शासक बना, अकबर द्वितीय बना। बहादुर शाह ने 1857 का नेतृत्व किया था, जिसके कारण इनको रंगून निर्वासित कर दिया था। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कोशिश कीजिए, आप ये कोशिश कीजिए स्टूडेंट कि आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें और अपनी 71वीं बीपीएससी की तैयारी मेरे साथ करें। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर बताएं और क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के बीच में और कमेंट जरूर दीजिए। तो मिलते हैं आप सभी से फिर नेक्स्ट टॉपिक में, और उसमें हम पढ़ेंगे स्वायत्त राज्यों का उदय, है ना, उसके हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि क्लास में बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।